नमस्कार। हम हूँ जा रहा हूँ बिहार। जी हाँ, अभी हम लोग लखनऊ से बिहार के रास्ते पर हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद का ये जो अनुभव है, इसने मुझे लगभग 10-12 साल पुरानी कहानी याद दिला दी। आप देख सकते हैं हमारी ये गाड़ी की जो स्क्रीन है, इसमें जो गूगलवा है, गूगल बाबा बता रहे हैं कि 22 किलोमीटर की दूरी है और ये तय करने में हमको लगेगा 1 घंटा 23 मिनट। ये समस्या इस रूट पर नई नहीं है। ये लगभग 10-12 साल पहले मेरा जो अनुभव रहा है, 10-12 साल पहले जब हम इधर आते थे तब भी यही हाल था। इसी तरह से इतनी दूरी के लिए, यानी बक्सर में प्रवेश करने के लिए गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश से आपको यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी में 1 से 1.5 घंटे का समय देना होता है। तो चूँकि आप लोग ये वीडियो देखने आए हैं जो अभी बिहार में घटना हुई है, जो एक हत्याकांड हुआ है उससे संबंधित, लेकिन हमने सोचा कि चलते चलते, अब चूँकि रास्ते में कहीं ठहर के उस तरह से बनाने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन चलते चलते ये मेरा पहला अनुभव है गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाने का। तो एक समस्या ये है कि इधर भी डबल इंजन है, उधर भी डबल इंजन है, यानी उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है लगभग 1 दशक से, 8 साल से ऊपर हो गए, और बिहार में तो है ही लगभग 2 दशक से, और सेंटर में भी तीसरी बार यानी 3.0 मोदी की सरकार चल रही है। मगर ये जो समस्या है दो राज्यों के बीच की, ये अब तक 5 इंजन मिलकर भी ठीक नहीं कर पाए हैं। बहरहाल हम लोग बात करने जा रहे थे कि किस तरीके से बिहार में जो लोकतंत्र का महापर्व है उस पर खून के छींटे डाल दिए गए हैं। खून के छींटे किन लोगों ने डाले आप सबको पता है। मगर सबसे गंभीर समस्या ये है कि जिस तरह का रवैया पहले भी चुनाव आयोग का था, बिहार पुलिस का था, और अब इस घटना के होने के बाद जैसा रवैया है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। जैसे अगर हम देखें तो पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं, जो बाहुबली हैं, उनको नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले, कुछ सप्ताह पहले ही उनको जेल से बाहर निकाला। यानी ये कहीं ना कहीं एक तरह से अपराध को बढ़ावा देने वाली बात आप समझिए। उस वक्त भी सवाल उठे कि आखिर नीतीश कुमार को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, जो मतलब सुशासन की बात करते हैं, जो पुरानी सरकारों को जंगल राज की संज्ञा देते हैं, उन्हें अपराधियों को चुनाव से पहले क्यों निकालना पड़ता है। और चुनाव से पहले अपराधियों को निकालने का, जेल से बाहर निकालने का नतीजा देखिए। सबसे पहले उस व्यक्ति को जेडीयू का टिकट मिला, उस व्यक्ति ने सबसे पहले नॉमिनेशन किया, और फिर उसी व्यक्ति ने नीतीश कुमार के सपने पर कहीं ना कहीं धब्बा लगा दिया। अब आप समझिए कि लोकतंत्र का जिसे महापर्व कहा जाता है चुनाव, यानी लोकतंत्र यहीं से पैदा होता है, चुनाव से। जब हम और आप आम जनता वोट डालते हैं, हम लोग जब वोट डालते हैं, सही सरकार चुनते हैं, तो इसे महापर्व का नाम दिया जाता है। और आप भी जानते हैं कि त्यौहार में, किसी पर्व में अगर खून के छींटे आ जाएं, हत्या होने लगे, इस तरह के जघन्य अपराध होने लगे, तो फिर माहौल कैसा होता है। यानी जो चुनाव कभी खुशियों का एक मौका लेकर आता था, अब वो कहीं ना कहीं घृणा, हिंसा और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिप्त होता जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक भूमिका इसमें चुनाव आयोग की नज़र आती है, क्योंकि अनंत सिंह, जिन पर चारों तरफ से आरोप लग रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम 40 गाड़ी से जा रहा था। तो सवाल ये है कि 40 गाड़ी से प्रचार करने की अनुमति उनको दी किसने? क्या चुनाव आयोग ने अनुमति दी थी 40 गाड़ी से प्रचार करने की? ऐसा तो होता नहीं है। और यदि ऐसी अनुमति नहीं थी तो 40 गाड़ी वो लेके निकले क्यों? निकल गए तो चुनाव आयोग के लोगों ने रोका क्यों नहीं? बिहार पुलिस ने क्यों नहीं रोका? क्या आंखों पर पट्टी बंधी थी? क्या इनकी आंखें ख़राब हो गई थी, नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है? इसके अलावा आप देखिए कि जिस व्यक्ति पर आरोप है वो आरोपी इंटरव्यू दे रहा है, अपने घर में बैठा है, कोई एक्शन अब तक नज़र नहीं आया, कम से कम हमने जो लास्ट अपडेट देखा था तब तक। दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है, जिनकी हत्या हुई है, अभी मैं दिखाऊंगा कि बिहार पुलिस ने कैसा स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट बता रहा है कि बिहार पुलिस कम से कम निष्पक्ष तो नहीं है। वो एक पक्ष को लेकर क्या कर रही है और दूसरे पक्ष को लेकर क्या कर रही है, देखिए, क्या नहीं कर रही है ये देखिएगा, वो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा। मगर सवाल सबसे पहले चुनाव आयोग से है, ज्ञानेश कुमार से है, जो ज्ञानेश कुमार अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाते थे कि हमने ये व्यवस्था की है, ये सुरक्षा की व्यवस्था की है, फलाना ढिमकाना। कहाँ है? क्या उनको पता नहीं था कि बिहार में एक अपराधी जो कुख्यात अपराधी है, जो कि चुनावी मैदान में है, वो 40 गाड़ियों से अपना कार्यक्रम कर रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है? क्या उनको मालूम नहीं था? उनकी पुलिस को मालूम नहीं था? और फिर इतनी सारी घटना होने के बाद भी अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं? जिस दुलार चंद्र यादव की हत्या की गई है, पता चल रहा है, उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि रात के 12 बजे, यानी आधी रात को 4 गाड़ी पुलिस वाले पहुंचे
और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां थी। ये आरोप है परिवार वालों का, गांव वालों का, कि 4 गाड़ी पुलिस वाले पहुंचे बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से और दुलार यादव की लाश को उठाकर ले जा रहे थे, ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे। परिवार वाले रोकना चाहते थे, लेकिन तभी गाँव के लोग जुट गए और पुलिस वाले खाली हाथ वापस होना पड़ा उनको। अब ज़रा सोचिए कि ये चल क्या रहा है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार, चाहे भारत का कोई कोना, जहाँ भी डबल इंजन है वहाँ परिवार का लाशों पर भी नियंत्रण नहीं होता है। यानी आपके परिवार का कोई व्यक्ति मार दिया जाए, आप उनकी लाश के मालिक नहीं हैं। उनके शव के साथ क्या होगा ये फैसला आप नहीं करेंगे, सत्ता में बैठे लोग करेंगे, पुलिस करेगी, पुलिस के अधिकारी करेंगे। यानी दुलार यादव को मार दिया गया, उनका शव पुलिस अपने मन से उठा कर ले जाती है। आपको उत्तर प्रदेश में जो महिला के साथ दलित लड़की के साथ जो घटना हुई थी आपको याद होगी, उसमें भी यही हुआ। रातों रात पुलिस ने गांव के बाहर किसी खेत में लड़की की लाश को फूंक दिया, परिवार वालों को पता तक नहीं चला। वही हाल अब बिहार में भी करने की कोशिश थी, शायद चुनाव की वजह से रुक गए या फिर रात का समय था, गांव वालों ने पकड़ लिया तो पुलिस वालों को खाली हाथ वापस होना पड़ा। अभी की कहानी यह है कि मोकामा हत्याकांड में आरजेडी नेता के जो पोता है, आरजेडी नेता यानी दुलार यादव, और फिलहाल वो प्रशांत किशोर की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ वो चुनाव प्रचार में निकले थे। तो मोकामा हत्याकांड के जो आरजेडी नेता जिनकी हत्या हुई है, उनका पोता जो कहानी बता रहा है, ज़रा उसको सुनिए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि करीबन 3:30 बजे जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी का काफिला निकल रहा था। सामने से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। दोनों ओर की गाड़ियां अटक गईं। यानी जानते ही हैं, गांव में सड़कें पतली सी होती हैं, सिंगल रोड रही होगी तो जगह नहीं मिल पाया। इस तरह से गाड़ियां आमने सामने से आ गईं। काफिले के बीच से अनंत सिंह अपनी थार से उतरे और उनके साथ करमवीर, राजवीर जैसे लोग थे जिन्होंने दादा को घेर लिया। यानी जो दुलार यादव थे उनको घेर लिया और फिर उनके पैर में गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद दुलार यादव गिर जाते हैं और दूसरी तरफ से अनंत सिंह के लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। 8 से 10 राउंड फायरिंग की भी बात इन्होंने लिखा है। तो समझने वाली बात यह है कि जब इतनी सारी चीज़ें मालूम है प्रशासन को और चुनाव आयोग, ये आचार संहिता लगने के बाद निजी हथियार, यहाँ 8 से 10 राउंड फायरिंग की बात हो रही है। आप सोचिए कि जो लोग बाकायदा लाइसेंसी बंदूक रखते हैं, पुलिस वाले गांव में घूम घूम के एक एक गांव से हथियार बटोर लेते हैं आचार संहिता लगने से पहले ही। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट हथियार लेके एक अपराधी घूम रहा है सरेआम, गोलियाँ चल रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं। चुनाव आयोग को कुछ खबर नहीं है। और बिहार के मुख्यमंत्री तो वैसे भी अचेतावस्था में रहते हैं ज़्यादातर। कहीं किसी अधिकारी के सर पे गमला रख देते हैं, किसी महिला को सरेआम मंच पर ही परेशान कर देते हैं। ये स्थिति है बिहार की। अब ज़रा आप दर्शक अपनी स्क्रीन पर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना यानी पटना जिला प्रशासन ने जो ट्वीट किया है, इसके शब्दों को ध्यान से देखिए और यही शब्द बता रहे हैं कि बिहार का प्रशासन क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, किसके लिए, किसके इशारे पर चल रहा है या डांस कर रहा है। अपने स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। लिखा गया है कि मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच घोसवारी टाल क्षेत्र में झड़प हुई। झड़प उपरांत संदेहास्पद स्थिति में श्री दुलार चंद यादव, जो कि पूर्व में कई आपराधिक कांडों में अभियुक्त रहे, मृत पाए गए। शब्दों को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब झड़प समाप्त हुई तो यहाँ पर संदेहास्पद स्थिति में दुलार चंद यादव मिले और जो मृत पाए गए। आप यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो दुलार चंद यादव हैं, इनके बारे में बिहार पुलिस इनका परिचय क्या दे रही है। मतलब एक पहली लाइन में बताया जाता है कि ये मृत स्थिति में पाए गए और दूसरी लाइन में बताया जा रहा है कि ये कई आपराधिक कांडों में अभियुक्त रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि कांड दर्ज करके छापामारी की जा रही है, पोस्टमार्टम तथा अग्रतर कानूनी कार्रवाई जारी है। आरोपी कौन है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। आरोपी पर क्या कार्रवाई हो रही है कोई जिक्र नहीं। लेकिन जो मरा वो अपराधी था, वो अभियुक्त था कई मामलों में, ये बिहार पुलिस ने तुरंत लिख दिया है। आगे सुनिए, अभी एक पत्र और है, इसको भी ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या लिखा गया है। पहले तो ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से, कहां पर, किस टाइम पर ये घटना हुई और इस घटना को की सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची। पहुंचने के बाद वहां कुछ गाड़ियां, 4 चक्का वाहन 4-5 की संख्या में, 2 या 3 की संख्या में खड़े मिले। उनके शीशे टूटे हुए थे। एक वाहन में एक व्यक्ति का शव पाया गया। यानी इनके अनुसार जो उत्पात हुआ उसके बाद लोग भाग गए थे। वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी 4 पहिया और शीशे वगैरह टूटे हुए थे। उसमें एक शव पाया गया। शव की पहचान हुई दुलार चंद यादव के रूप में। आगे मृतक दुलार चंद यादव उस क्षेत्र के पूर्व अपराधी रहे हैं। ये बार बार ये जताने की कोशिश है कि जो मरा है, जो मारा गया है वो अपराधी है। जिसने मारा है वो शायद संत होगा,
इसीलिए तो उस व्यक्ति का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बार बार ये चिन्हित करने की कोशिश हो रही है कि जो मरा है, जो मारा गया है, वो अपराधी है। अब इस घटना ने बिहार में एक जातीय संघर्ष को भी जन्म देने का काम किया है। एक नई तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि कैसे एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस तरह से सरेआम मार दिया जाता है। और वहाँ के जो गांव वाले हैं, दुलार चंद यादव के जो गांव के लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि ये इस परिवार में तीसरी हत्या हुई है और तीनों हत्याएं कथित रूप से अनंत सिंह नाम के जो अपराधी हैं उन्होंने ही करवाया है। ये उस परिवार के आसपास के लोगों का कहना है। तमाम तस्वीरों में, वीडियोज़ में आप लोग देख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यही है कि बार बार बिहार पुलिस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो मरा है वो पुराना अपराधी है, अभियुक्त है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। यानी वो अपराधी था तो उसको मर ही जाना है, इसी तरह से मर जाना है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है बिहार में। और जो मार रहा है वो क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो मार रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। और देखिए ना, लगातार अनंत सिंह अपने घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। वहाँ कुछ पता, वहाँ ऐसा लग रहा है कि जश्न चल रहा है। जबकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि जब काफिले आमने सामने हो गए तो अनंत सिंह अपनी थार से उतरते हैं, थार कार से। ये कार भी अपने आप में बड़ी विवादित हो गई है। ऐसा लगता है कि थार में बैठने के बाद लोग जल्लाद बन जाते हैं, कहीं भी चढ़ा दो, किसी के ऊपर चढ़ा दो, कुचल दो, मार दो। यानी ये थार भी एक हथियार हो गई है चढ़ा के मारने के लिए। आए दिन आप सुनेंगे, आपको वो घटना याद होगी जिसमें बीजेपी के एक मंत्री के बेटे ने, टेनी के बेटे ने 5 किसानों की हत्या कर दी, 4 या 5 किसानों की कथित रूप से हत्या कर दी थार चढ़ा के। और तब से हम देखते हैं, उसके पहले भी रही होंगी, लेकिन उसके बाद से तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं थार चढ़ाने वाली। यहाँ पर भी वही घटना है कि काफिले के बीच से अनंत सिंह अपनी थार से उतरे, उनके साथ करमवीर, राजवीर जैसे लोगों ने दादा को घेर लिया, उन्हें खींचने लगे। इतने में अनंत सिंह वहाँ आए और उन्होंने दादा के पैर में गोली मारी, वो ज़मीन पर गिर गए और भूषण सिंह के लोगों ने लाठी डंडे से उन पर हमला किया। इस बीच अनंत सिंह बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी से, थार से, और आगे पीछे करके, यानी अपनी गाड़ी को आगे पीछे करके राम दुलार यादव के ऊपर चढ़ाया जाता है। उनकी हत्या कर दी जाती है थार चढ़ा के और गोली मार के। ये सारे बयान आरजेडी नेता और स्वराज समर्थक दुलार चंद के पोते राजेश कुमार के हैं, ये दैनिक भास्कर लिखता है। जिस दौरान ये हमला हुआ, दुलार चंद जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल थे। वैसे ऐसा लग रहा है कि ये कहानी यहाँ ख़त्म भी नहीं होने वाली है, क्योंकि दुलार चंद यादव जो थे, उनके पोते का कहना है कि उनकी भी हत्या हो सकती है। आसपास के लोगों का कहना है कि इस परिवार में ये तीसरी हत्या हुई है, वही करवाने वाला एक ही आदमी है, परिवार का ये आरोप है। तो अब परिवार के लोग और भी ज़्यादा आशंकित हैं कि उनकी भी हत्या हो सकती है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप बीजेपी के नेताओं से मिल लीजिए, एनडीए के नेताओं से मिल लीजिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मिल लीजिए, ये सब के सब एक ही लाइन दोहराएंगे। जानते हैं क्या कि 20 साल पहले यहाँ पर जंगल राज था, 2005 से पहले कुछ था जी। अब देखिए चुनाव के दौरान ही, और समझने वाली बात यह है कि बहुत बड़ा धब्बा, मतलब एक ऐसा शब्द जंगल राज जिसको बार बार एनडीए के लोग दोहराते हैं, वो उसको बड़ा झटका लगा है। क्योंकि चुनाव के दौरान जब उसी जंगल राज को 1000 बार दोहराना था, उसी दौरान इनका जंगल राज सामने आ गया है, तो जाहिर सी बात है मामला तो बिगड़ने वाला है। अब देखना ये है कि वोटिंग में इसका क्या असर होता है, कैसे ध्रुवीकरण होता है, जातीय समीकरण क्या कहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम लोग रास्ते में हैं, देखते जाइए। अभी भी समय 1 घंटे 12 मिनट गाड़ी की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, दूरी है मात्र 22 किलोमीटर। तो ये इसी रफ्तार से चलेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आप देखिए बहुत ज़्यादा चालू रोड है ये, बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ 1 दशक से पहले भी, 1.5 दशक पहले भी ये रास्ता इसी तरह से चालू था, लेकिन आज भी वही हाल है। जब जैसे उस समय जाम लगता था, वैसा ही आज भी जाम लग रहा है। जितना समय हमें लखनऊ से ये गाज़ीपुर में उतरने में लगा है, मोहम्मदाबाद के आसपास, उससे ज़्यादा समय हमें यहाँ से बक्सर जाने में लग जाएगा। तो ये दोनों तरफ के डबल इंजन और ऊपर वाले दिल्ली वाले बड़े इंजन का कमाल है। ये समस्या आज तक दूर नहीं हो पाई। ये 2 राज्यों के बीच का मामला है। बाकी हम जा रहे हैं बिहार, बिहार के लोगों से मिलकर बातचीत करेंगे, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। हालांकि पहले ये प्लान नहीं था, और कल जैसे ही ये प्लान बना, वैसे ही ये ऐसी एक घटना सामने आई कि सारा वही कहते हैं ना कि एक बढ़िया मूड से आप कहीं जाना चाहें, फिर ऐसी कोई घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं मन में खटास आ जाती है। और लोकतंत्र के महापर्व में ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन होगी क्यों नहीं, जब सत्ता में बैठे लोग अपराधियों का समर्थन करेंगे, चुनाव से पहले उनको जेल से बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद चुनाव भी लड़वाएंगे, तो ये सब तो होगा ही। बाकी टेंशन नहीं लेने का, मार देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में, यही तो गाना बना था पिछले दिनों।
फ़िलहाल हमारी कोशिश होगी कि जनता के सरोकार के मुद्दों पर लोगों से ही बात करें और मुद्दों मतलब लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उठाने का प्रयास करें। लोग बिहार में क्या चाहते हैं, जो बड़े बड़े नेता आकर बोल के चले जाते हैं, कुछ करते भी हैं कि खाली हवा हवाई सब कुछ चलता है, तो वो सब कुछ देखने दिखाने का प्रयास होगा।